नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। शहर सरकार में आज हम बात कर रहे हैं जहां निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग लगातार जारी है और लगभग नतीजे भी अब निकलते हुए सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर चल रही है। जहां रतलाम में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अपडेट, निकाय चुनाव के दूसरे चरण में काउंटिंग लगातार जारी है, तो वहीं नतीजे भी निकलकर सामने आते जा रहे हैं। जहां 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है, तो वहीं रतलाम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। रीवा और मुरैना में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी जीत की ओर लगातार बढ़ते जा रही है। बड़ी अपडेट, 5 निकाय चुनावों के दूसरे चरण का जो आज नतीजे खुलकर सामने आ रहे हैं, वो लगभग बराबरी का मुकाबला यहां बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया है। रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने जीत हासिल की है, तो वहीं निकाय चुनाव के दूसरे चरण की काउंटिंग अभी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल 1 पर जीत गई है, जहां रतलाम में बीजेपी को जीत मिली है। रीवा और मुरैना से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी जीती है। तो वहीं कटनी की अगर बात करें तो कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी सबसे आगे है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी अपडेट स्वदेश न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं, जहां आज दूसरे चरण के नतीजों में 5 सीटों पर लगातार बराबरी का मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस ने फिलहाल 2 सीटें जीत ली हैं। रीवा और मुरैना में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं बीजेपी अभी 1 सीट पर जीती है। 1 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। और 1 सीट की अगर बात करें तो वहां निर्दलीय प्रत्याशी सबसे आगे है और शुरुआती दौर से ही वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। निकाय चरण के दूसरे चरण में अब गिनती लगातार चल रही है। रतलाम में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। और हमारे साथ ज्यादा अपडेट के लिए हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बताए जा रहे हैं, आपने अभी पूरा अपडेट दिया है। देखिए, ये कांटे की टक्कर है, 50-50 कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी को, क्योंकि 2 जगह कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है, 2 जगह बीजेपी बढ़त में है और 1 निर्दलीय। तो देखिए, यहाँ पे जो समझ आ रहा है, जनता का मूड जो समझ आ रहा है कि कहीं न कहीं उसने जो है कांग्रेस पर फिर से भरोसा किया है। कमल को कहीं न कहीं जो है जो वो पीछे हुआ है। हालांकि बीजेपी के अभी इतने सारे नेताओं से हमने बात की, चाहे वो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, विश्वास सारंग, सब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको ऐसे मत देखिए। अगर कांग्रेस का महापौर बना है तो केवल महापौर बना है, परिषद तो पूरी की पूरी बीजेपी की है, बढ़त जो है बीजेपी की है। लेकिन कुछ नेता ये भी मान रहे हैं कि हाँ, इसमें आत्ममंथन करने की जरूरत है, बीजेपी को अब जरूरत है कि वो आत्ममंथन करे। और जैसा जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो इन फाइटिंग है बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में हावी रही, जिसके कारण जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में उत्साह का माहौल है, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो 0-16 पे थी। अब जो है, पिछली बार अभी जब काउंटिंग हुई थी तो उसको 3 सीट और अभी के 2, तो 5 पे वो आ गई। तो वो बार बार कांग्रेस इसको इस तरह से जता रही है कि देखिए, 0 से हम आगे तो बढ़े, हम 0 से 5 पे आए और बीजेपी जो है 16 से वो नीचे आ गई है। जी बिल्कुल, और जिस तरह का मुकाबला देखने को मिला वो भी बड़ा दिलचस्प रहा। लेकिन आज अगर हम बिल्कुल। कटनी की बात करें तो वहां पर एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, ना वहां पर लोग बीजेपी के साथ रहे ना कांग्रेस के साथ रहे। निर्दलीय प्रत्याशियों को वहां पर लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उन्होंने शुरुआती दौर से ही अभी तक बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कुछ बिल्कुल। समीकरण वहां देखने को मिले? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि लोगों ने ना बीजेपी को चुना ना कांग्रेस को?
जी बिल्कुल, बहुत सही आपने पूछा दिनेश जी। देखिए, कटनी जो था, कटनी में हमने देखा था कि बीजेपी ने तमाम जो था अपनी ताकत वहाँ पे झोंकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष, सब ने वहाँ पे जनसंपर्क किया, रोड शो किया, वहाँ पे लोगों से मिले, बहुत कोशिश की। कहीं ना कहीं बीजेपी को शायद अंदेशा था कि ये सीट जो है वो उनके हाथ से फिसल रही है। और आप जैसा कि देखिए, नगरीय निकाय को जो चुनाव होते हैं वो जनता के इश्यूज पे होते हैं, उनके आसपास के मुद्दे पे होते हैं, जो आपकी जो रोजमर्रा की समस्याएं रहती हैं उस पे रहते हैं, चाहे वो जल संकट है, बिजली की संकट है, आपके नाले की आपको प्रॉब्लम है, सफाई की प्रॉब्लम है। और यहाँ पे जो होता है उम्मीदवार का जो फेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोगों का कनेक्ट उम्मीदवार से कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके पीछे जो है, उसके बाद जो है पार्टी आती है। तो कटनी में ऐसा लग रहा है कि लोगों ने उम्मीदवार पर भरोसा किया, तो कनेक्शन जो है, जो जनता का कनेक्ट है उम्मीदवार से, जाहिर तौर पे जो कि वो जीत की और अग्रसर है, मतलब कि जनता से कनेक्ट जो है वो अच्छा है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर मुक्ता जी एक चीज देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपने अभी कहा कि स्थानीय मुद्दे यहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं, स्थानीय जी चेहरा यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। जी अगर टिकटों को लेकर बात करें, शुरुआती तौर पर जिस तरह से नाम दिए गए दोनों पार्टियों की तरफ से, उन नामों को लेकर बड़ा संकट देखने को मिला। पार्टियों को खुद आगे जाकर, बड़े बड़े नेताओं को जाकर समझाइश करनी पड़ी कि टिकट दूसरे चेहरों को दे दिया गया, बगावती सुर जी देखने को मिले। क्या उसका परिणाम यहाँ पर ये बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है कि इस तरह से जो टिकट गलत लोगों को दे दिए या दूसरे लोगों को दे दिए, जिन लोगों को देना चाहिए था उनको नहीं दिए, और एक अंदरूनी भितरघात हुआ और परिणाम ये निकला कि बीजेपी 16 से सीधा 9 पर आ गई। जी बिल्कुल सही आपने कहा है दिनेश जी। देखिए, आपने भी ध्यान होगा आपको, जब प्रसार हो रहा था और आप और हम निकले थे, हम लोगों ने जनता से बात की थी, उस समय भी बार बार ये खबरें आ रही थी कि बीजेपी जो है लगातार वार्न कर रही थी अपने कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला और जो है वो इंडिपेंडेंट या तो अपना पर्चा भर रहे थे या वो पार्टी के खिलाफ उनके सुर हो रहे थे। तो लगातार बीजेपी बात कह रही थी, वार्न कर रही थी कि देखिए आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा, और कई जो लोगों को है निष्कासित भी किया है बीजेपी ने। तो बीजेपी के लिए ये चैलेंज इस बार जो बगावत के सुर थे वो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। कांग्रेस में उतना नहीं था जितना कि बीजेपी में था, और बीजेपी में ये लगातार हम देख रहे हैं, जब से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है मध्य प्रदेश में, तब से हम ये लगातार देख रहे हैं। लगातार कई बड़े नेता भी बीजेपी की ये कहते आ रहे हैं कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो हैं वो दरकिनार महसूस कर रहे हैं। और इन फाइटिंग की बात जो है वो तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी कई बार मान चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ, बीजेपी के लिए एज ए पार्टी जो है सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो भीतर घाती है, उसको कंट्रोल करना है। जी मुक्ता जी, राजनीति का अगर समीकरण देखें और खास करके मध्य प्रदेश की अब राजनीति का जो नया केंद्र ग्वालियर बना है, उससे लगे हुए चंबल क्षेत्र, मुरैना से बीजेपी हार गई, ग्वालियर से बीजेपी हार गई। नरेंद्र सिंह तोमर की यहां पर बता रहे थे कि उनकी पूरी साख यहां पर दांव लगी हुई थी। तो जी किस तरह के ये समीकरण एकदम से बदलते वहां पर नजर आए? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल तो सबके मन में कौंध रहा है, हालांकि बीजेपी इसको मानने को अभी तैयार नहीं है। वो दबे स्वर में बस इतना मान रही है कि हाँ, आत्ममंथन करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, वो बार बार ये कह रही है अगर हमने महापौर की सीट हम हारे हैं तो क्या हुआ है, पार्षद हमारे सबसे ज़्यादा जीते हैं। लेकिन क्या जो पॉलिटिक्स जो होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज और इस तरह के जो इंडिकेशंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके जो मायने होते हैं वो बहुत दूरगामी होते हैं। देखिए, ग्वालियर रीजन की अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट, महापौर कैंडिडेट थे वो नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री के थे। साफ तौर पे उसका हारना डेफिनेटली नरेंद्र सिंह तोमर जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और ग्वालियर की अगर हम बात करें तो ग्वालियर में देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, और शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के कई मंत्री ग्वालियर के इलाके से हैं, चाहे भारत सिंह कुशवाहा हो गए, प्रद्युम्न सिंह तोमर हो गए, ओपीएस भदौरिया हो गए, इस तरह के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं उस इलाके से। तो इतना दबदबा है बीजेपी का, उसके बाद अगर वहां से महापौर प्रत्याशी हार रहा है तो बीजेपी को मंथन करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या बात है, क्या ऐसा हुआ। और मुरैना में भी जो हार हुई है,
कांग्रेस लगातार कह रही थी, हम लोग कांग्रेस के नेताओं से लगातार हमारी जो बात हो रही थी, वो पिछले 2 दिन से वो कह रहे थे कि हम मुरैना जीतने वाले हैं, हम मुरैना जीतने वाले हैं। तो कांग्रेस में इतना आत्मविश्वास था मुरैना को लेकर, लेकिन वो बीजेपी का गढ़ है, लेकिन देखिए ग्वालियर और मुरैना बीजेपी हार गई। जी बिल्कुल, और बीजेपी को आत्मचिंतन यहाँ पर करना भी होगा। मुक्ता जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम और अपडेट लेते हैं। शाहिद खान हमारे जी। साथ देवास से जुड़ गए हैं। शाहिद, देवास में क्या अपडेट है? बिल्कुल सर, ताजा अपडेट ये निकल के आया है कि यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी है 43,884 वोटों से यहाँ पे उन्होंने जो है कि जीत दर्ज की है। बड़ी यहाँ पे जो लीड उन्होंने दी है, उन्होंने कांग्रेस की जो महापौर है विनोदिनी व्यास को हराया है। उनको जो वोट पड़े हैं 43,618 वोट उनको पड़े हैं। बाकी जो कि उनको वोट पड़ने से भी ज्यादा जो है कि उनकी जीत का जो वोट पड़े हैं उसको सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। जी, लेकिन देवास में साफ तौर पर देखा जा रहा था शुरुआती दौर पर, जैसे ही नाम फाइनल किए गए थे कि मुकाबला यहां पर कड़ा हो सकता है, लेकिन इतना भारी अंतर, क्या कुछ इसकी वजह रही? देखिए, अब के जो मतदाता था वो बिल्कुल साइलेंट मोड पर था। साइलेंट मोड के अलावा कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था किस तरह के परिणाम आ सकते हैं। ये बिल्कुल कयास लगाए जा रहे थे देवास के अंदर कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, लेकिन जो परिणाम आए हैं तो वाकई में जो है कि ये बीजेपी का गढ़ रहा है, तुकोजराव पावर का गढ़ रहा है यहाँ पे, और बीजेपी शुरू से यहाँ पे काबिज रही है। तो उसी का जो नतीजा है, क्योंकि महापौर रही है यहाँ की जो राजमाता है, उन्हीं के सानिध्य में जो पूरा चुनाव हुआ था, उन्हीं ने जो है कि उनके लिए वोट मांगे थे। गीता दुर्गेश अग्रवाल को यहाँ पे कोई नहीं जानता था, जो उनका चेहरा था बीजेपी से। तो महापौर की जो है कि मैंने कहीं ना कहीं रंग लाई है, और 43,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पे जो है कि विनोदिनी गीता दुर्गेश अग्रवाल ने जीत हासिल की है। चलिए, अमित तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कटनी से। अमित, कटनी में क्या हालात हैं? और जिस तरह से देखा जा रहा है, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अमित, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जी हेलो जी जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी है, दरअसल वो पहले भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी मेंबर रही है और उसकी सदस्य भी रही है। उनके पति भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे हैं। ऐसे में भाजपा से जब उन्होंने बगावत की है तो भाजपा का एक बहुत बड़ा खेमा उनके साथ जुड़ गया है, जो अंदर से काम कर रहा था और ऊपरी तौर पर नजर नहीं आ रहा था। तो अमित, यहाँ पर क्या साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि जिस तरह से टिकट जो बंटवारे किए गए और उसको लेकर कई ऐसी बातें भी देखने को मिली, उस समय साफ तौर पर विरोध के सुर भी देखने को मिले, जहां लोगों ने विरोध भी किया कि सही लोगों को आपने टिकट नहीं दिया है। क्या टिकट का सही बंटवारा ना होना बीजेपी के लिए हार का सबब बन गया है? जी, दरअसल मुख्य वजह यही है कि टिकट का बंटवारा सही नहीं हुआ है। चलिए, अमित से हम जुड़ेंगे, उससे पहले हमारे साथ धीरेन्द्र तिवारी हमारे साथ रीवा से जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, रीवा से क्या अपडेट आ रही है? हम आपको बता दें कि रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा लगभग 10,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत चुके हैं, और अभी कांग्रेस के खेमे में पूरा जश्न का माहौल है, क्योंकि 24 साल बाद यह जीत मिली है। अभी तक 24 साल तक यहाँ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी कब्जा रहा है, इसलिए भी वो जीत काफी महत्वपूर्ण है। और अजय मिश्रा बाबा ने भाजपा के प्रमोद व्यास को 10,285 मतों से पराजित किया। लेकिन जिस तरह से यह माहौल बना, इसकी क्या कुछ वजह रही? क्या टिकट बंटवारा रहा या जो कैंडिडेट का चेहरा रहा वो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहा? ये हम आपको बता दें कि इसमें टिकट वितरण भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि भाजपा ने जिन प्रमोद व्यास को टिकट दिया था वो पब्लिक से दूर थे और पब्लिक उनको उतना नहीं जानती थी, जबकि अजय मिश्रा बाबा नेता प्रतिपक्ष रहते लगातार नगर निगम में सक्रिय रहे हैं। और इसके अलावा सत्ता और संगठन में ताल में न हो पाना भी एक प्रमुख वजह थी। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एक माहौल था, जैसा कि पंचायत चुनाव में भी जो परिणाम आए हैं, भाजपा समर्थित जितने प्रत्याशी रहे हैं वो बुरी तरह पराजित हुए हैं। तो लेकिन कहीं अगर न कहीं लेकिन अगर यहाँ पर बात करें धीरेन्द्र, दो चीजें बड़ी जानना दिलचस्प होगा। रीवा और सतना बड़े नजदीकी जिले हैं, दोनों जिलों में स्थितियां अलग अलग। वहां पर कांग्रेस के अंदर इनकम्बेंसी देखने को मिली और यहाँ पर बीजेपी के अंदर इस तरह की बगावत देखने को मिली। क्या इस जो संगठन को लेकर साफ तौर पर बीजेपी कहती रही है कि हमारा संगठन सबसे मजबूत है, यहाँ पर संगठन में कुछ तालमेल सही नहीं बैठा?
ये हम आपको बता दें कि इसके पहले जब भी रीवा नगर निगम मुकाबला हुआ है तो कहीं न कहीं त्रिकोणीय मुकाबला रहा है और बसपा जो प्रत्याशी आते थे, जो मुस्लिम वर्ग का वोट है उसको काटते जाते थे और इसलिए कांग्रेस पराजित होती थी। इस बार जैसा सत्ता में देखने को मिला है, सीधा मुकाबला नहीं था। सईद अहमद आ गए थे बहुजन समाज पार्टी से और 26,000 ज्यादा वोट लेकर उन्होंने कांग्रेस को हराया है। क्योंकि यही स्थिति इसके पहले रीवा में होती थी, लेकिन इस बार रीवा में मुकाबला डायरेक्ट हुआ है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। जब सीधा मुकाबला हुआ है तो भले भाजपा जीती हो, लेकिन जीत का मार्जिन कहीं ना कहीं कम होता था। इस बार सीधा मुकाबला हुआ और कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ जो माहौल था उसका फायदा कांग्रेस को होता दिखा है और भाजपा में इस बार गुटबाजी सामने आई है और कांग्रेस पूरा चुनाव एकजुट होकर लड़ी है। और चलिए, और फायदा इस कांग्रेस वक्त पार्टी की एक को मिला। बड़ी अपडेट आपको बता दें, कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। शुरुआत से ही, जैसे ही मतदान शुरू हुआ, शुरुआत से ही वो बढ़त बनाती रही और बढ़त बनाते बनाते कांग्रेस और बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी अपडेट स्वदेश न्यूज पर हम आपको बता रहे हैं। कटनी से निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पहले चरण में आम आदमी पार्टी ने एक जीत दर्ज की थी, तो वहीं कटनी से अब दूसरे चरण में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने अब जीत दर्ज की है। बड़े अंतर के साथ ये जीत दर्ज की है। कटनी से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जीत गई हैं। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अमित से हम जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको बता दें कि कटनी से प्रीति सूरी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी रहीं, उन्होंने जीत हासिल की है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि पहले ही ये कहा जा रहा था कि वो पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर रहीं। उन्होंने भी टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया और बाद में जो एक बीजेपी का बड़ा खेमा था वो अंदरूनी तौर पर उन्हें सपोर्ट करता रहा और नतीजा ये रहा कि उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हराकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यहां पर जीत दर्ज की है। कटनी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, देवास से हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शाहिद, अगर देवास को लेकर बात करें, देवास में आमतौर पर स्थिति ऐसी ही देखने को मिलती है, मिली जुली, जहां पर अगर बात करें प्रदेश में सरकार का असर वहां पर देखने को मिलता है कि जो पार्टी वहां पर रही है उसका वहां पर प्रत्याशी ज्यादातर जीत जाते हैं। इस बार क्या कुछ मुद्दे वहां पर महत्वपूर्ण रहे? क्या कुछ ऐसी चीजें रहीं? पार्टी के जो संगठन, अगर दोनों को संगठन के कामों को लेकर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस में क्या उनमें आपस में, संगठन में और प्रत्याशियों में तालमेल बना रहा? शीर्ष नेतृत्व का कितना कुछ योगदान वहां देखने को मिला? मैं जैसे कि बताना चाहूंगा आपको, अगर अपन देवास की बात कर लेते हैं तो देवास के जो प्रचार प्रसार की बात करें या देवास की अगर बात करें तो देवास में पार्टी ही सब कुछ होती है, सर्वोपरि होती है। और यहाँ पे अगर बात की जाए भाजपा की राजनीति की तो तेलेस के इर्द गिर्द घूमती है। तेलेस ही यहाँ की जो है हार जीत तय करता है। तेलेस के जो समर्थक रहे हैं दुर्गेश अग्रवाल, उनकी पत्नी को यहाँ से जो टिकट मिला था गीता दुर्गेश अग्रवाल को, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव हुआ है। पूरी पार्टी जो है कि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में तो कहीं ना कहीं खपा थी, क्योंकि बहुत सारे दावेदार जो है कि टिकट को लेकर के आगे आए थे, लेकिन कहीं किसी का टिकट नहीं हुआ और अचानक से एक नया चेहरा गीता दुर्गेश अग्रवाल का चेहरा सामने आया था। उसके बाद में कहीं ऐसी भ्रांति आई, कहीं ऐसी खबरें भी आई कि कहीं ना कहीं जो है कि अब अंदरूनी गुट जो है सक्रिय हो गए और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। और 43,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी गीता दुर्गेश अग्रवाल जीती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पार्टी का इफेक्ट यहाँ पे पड़ा। और सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पे ये पड़ा, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, उसके अलावा जो है वीडी शर्मा यहाँ पे देवास में पहुंचे थे। भाजपा कई जो बड़े चेहरे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कि इनके पक्ष में प्रचार प्रसार किया और उसका जो नतीजा देखने को मिला कि एक बड़ी लीड जो है कि बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पे जीती है। जी, मुद्दे क्या कुछ वहां पर महत्वपूर्ण रहे? खासकर अगर मुद्दों को लेकर बात करें तो क्या मुद्दे वहां पर महत्वपूर्ण रहे या सिर्फ पार्टी या चेहरे को देखकर यहां पर लोगों ने वोट किया है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो देवास है ये बीजेपी का गढ़ रहा है शुरू से ही, और यहाँ पे पार्टी ही सब कुछ सर्वोपरि होती है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो है कि पूरे मामले में देखा गया कि विकास की जो है कि बीजेपी ने बात करी है कि हमने जो है कि विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने जहां जहां पे विकास किया, देवास में अगर देखा भी जाए तो कई जो है कि देवास में विकास कार्य चल रहे हैं और इसी के आधार पे देवास की जनता ने जो है कि अपना मत दिया है और बड़ी जीत कहीं ना कहीं बीजेपी को दिलाई है, क्योंकि विकास की बात की जा रही थी।
कांग्रेस की तरफ से विकास की बात की जा रही थी। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि जितने विकास कार्य हो रहे कांग्रेस शासन में जो है टेंशन हुए थे, बंदी इसको बीजेपी करवा रही, इस तरह के जो है कि एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे। लेकिन जो अब जो रिजल्ट सामने आया है खुल करके, तो वो बीजेपी के पक्ष में आया है। तो जो मुद्दे थे, जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, तो मुद्दे विकास की रहे और विकास के मुद्दे पे ही चुनाव जीता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो देवास में पहुंचे थे, उन्होंने भी यहाँ पे विकास की बात की थी और जो है आने वाले कल में भी वो विकास करेंगे अगर गीता दुर्गेश अग्रवाल अगर जीतती है तो कहीं ना कहीं जो है कि मुख्यमंत्री का टेस्ट रहा और उनकी बातों को यहाँ की देवास जनता ने सराहा और कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ी जीत जो है कि दिलाएगी। 45,000 बड़ी लीड से बीजेपी यहाँ पे काबिज हुई है। बिल्कुल, और एक बड़ी जीत की ओर यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। अमित तिवारी हमारे साथ कटनी से जुड़ गए हैं। अमित, कटनी से अब क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। जो सबसे बड़ी जो बात है ये कि वी.डी. शर्मा के संसदीय क्षेत्र का मामला है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में ये पहला नगर निगम है, पहला और इकलौता नगर निगम है जिसको वो नहीं जितवा पाए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खासी नाराजगी नजर आ रही है, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत बुरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ में खड़े कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता है वो आधे निर्दलीय प्रत्याशी खेमे में आ गए थे और आधे जो है वो पार्टी काम कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक सोचने की बात है कि 2 बार मुख्यमंत्री का दौरा होता है, प्रदेश अध्यक्ष का संसदीय क्षेत्र है, उसके बावजूद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी जो जीरो से शुरू करता है वो चुनाव जीत जाता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मंथन में लगी हुई है कि कहां पर उससे चूक हुई है। हालांकि भीतरघात के चलते ही इतनी बड़ी हार हुई है, जिसमें 5200 वोटों से अभी प्रीति संजू सूरी जो है वो आगे बताई जा रही है। जी, अगर बात करें मुद्दों को लेकर, तो क्या कुछ मुद्दे भी वहां पर महत्वपूर्ण रहे अमित, जिनको लेकर शायद लोगों में नाराजगी हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है, पिछले दोनों महापौर जो है भारतीय जनता पार्टी के थे और ऐसे कुछ खास मुद्दे नहीं थे, लेकिन प्रत्याशी के चयन को लेकर लोगों में नाराजगी थी। जिस तरह से कांग्रेस से आयातित प्रत्याशी को टिकट दिया गया भाजपा से, उसको लेकर नाराजगी थी। दूसरी चीज, संजीव सूरी और उनकी पत्नी जो है एक संस्था चलाते हैं, उसके जरिए वो समाज सेवा का काम करते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी टिकट को खारिज करके एक कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को टिकट दी गई, जिसकी नाराजगी जनता में भी थी और पार्टी के कार्यकर्ताओं में थी। यही वजह रही है कि प्रीति संजू सूरी को अच्छी बढ़त मिली और शुरुआती दौर से जो अपना बढ़त बनाई है तो उनकी बढ़त कहीं कम नहीं हुई है। जी, चलिए, अमन सक्सेना भी हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं। अमन, मुरैना में भी कांग्रेस ने बाजी मार ली है, कितनी महत्वपूर्ण ये जीत कांग्रेस की रही और क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है? निश्चित तौर पर दिनेश, मैं आपको बता दूं, स्थिति पहले से ही स्पष्ट थी। लगातार स्वदेश चैनल बता रहा था कि कांग्रेस की प्रत्याशी जो है शारदा सोलंकी, वो निश्चित तौर पर जीत की ओर अग्रसर है और वही हुआ। मोहर लगी खबर पर और जनता ने भी दिखा दिया कि इस बार जो चुनाव हुआ मुरैना में बदलाव का चुनाव हुआ। निश्चित तौर पर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बार बार ये दर्शाया गया जिसके द्वारा के केंद्रीय कृषि मंत्री मुरैना क्षेत्र से सांसद है, केंद्र में मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री है, नजदीक ग्वालियर के ही रहने वाले हैं, साथ ही वी.डी. शर्मा जो खुजराहो से सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वे भी मुरैना के जौरा के हैं। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े सारे तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के होने के बावजूद भी, लगातार रोड शो, रैलियों और नुक्कड़ सभाओं के बावजूद भी कांग्रेस ने फतेह हासिल की है। कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण लोग नहीं आए थे, जिनमें केवल सिर्फ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बेटे और निश्चित तौर पर गोविंद सिंह जो थे उन्होंने प्रचार किया। 3 ही लोग स्टार प्रचारक के रूप में रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी में तमाम सारे चेहरे थे। उसके बावजूद भी वही हुआ। लोगों ने कहा, शुरुआत जो निगम चुनाव की हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि इस बार जो वोट डलेगा, मतदान होगा, वो निश्चित तौर पर होगा कि विकास के लिए होगा। जो भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि विकास हुआ है, वह विकास सिर्फ धरातल पर कभी नहीं पहुंच पाया और किताबों और कागजों में नजर आया। उसका परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ रहा है और 14,464 वोट जो अंतिम राउंड चल रहा है उसमें अभी पीछे चल रही है भारतीय जनता पार्टी की मीना मुकेश जाटव, जो कि कांग्रेस की शारदा सोलंकी से पीछे चल रही है। जी दिनेश, लेकिन इसकी क्या वजह रही कि शारदा सोलंकी को लोगों ने इतना पसंद किया? क्योंकि माहौल बीजेपी का बन रहा था, बड़े बड़े दिग्गज वहां पहुंच रहे थे, उसके बावजूद क्या वहां पर मुद्दे हावी रहे या फिर जो शारदा सोलंकी का चेहरा है वो ज्यादा प्रभावी वहां रहा?
निश्चित तौर पर दोनों ही बातों से बिल्कुल ताल्लुक रखा जा सकता है। आपकी दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि शारदा सोलंकी जो एक चेहरा है, उनका राजनीतिक घराने से पुराना ताल्लुक है। उनके जो जेठ थे वो सांसद रह चुके हैं इस क्षेत्र से, और कहीं ना कहीं वे 5 साल, जो पिछले 5 साल 8 साल नगर निगम का कार्यकाल रहा, उस समय से सक्रिय रही है। हमेशा छोटे छोटे बड़े बड़े मुद्दों पर आवाज उठाती रही, लगातार धरने, प्रदर्शन, ज्ञापन आंदोलन करती रही। वही देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को नाम घोषित किया जो कि एक आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। उनको आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता पद से हटाकर तुरंत और अपना प्रत्याशी बनाया जाता है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वो चलाया कि हमारी प्रत्याशी गरीब है, छोटे घर से, और वो कहीं ना कहीं विकास के लिए आई है, परंतु जनता ने बिल्कुल उसको नकारा और जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि इस बार का जो मतदान है वह विकास के लिए होगा। क्षेत्र में जो समस्याएं, जिन समस्याओं से क्षेत्र जूझ रहा है, लगातार लग रहा है कि नगर निगम जैसी व्यवस्थाएं मुरैना में नहीं है, उसके लिए विकास वोट डलेगा, और वही हुआ। अंतिम में मतदान कांग्रेस के पक्ष में गया, और आज स्थिति ये स्पष्ट हो गई कि मुरैना और ग्वालियर दोनों ही चंबल अंचल में आते हैं, लगभग ग्वालियर चंबल अंचल, वहां दोनों ही जगह कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया। तो निश्चित तौर पर यह समझ में आ रहा है कि यहाँ पर किसी भी बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता की कोई बड़ी वो नहीं चलती कि किसी का गढ़ माना जाए। गढ़ था पहले बीजेपी का, आज कांग्रेस ने उस गढ़ पर फतेह पा ली। दिनेश बिल्कुल, और जिस तरह से कांग्रेस को यहाँ बढ़त मिली है, जीत मिली है, वो वाकई चौंकाने वाली जीत है। शैलेंद्र पारे रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रतलाम से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या माहौल है? बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है? जी, बीजेपी ने यहाँ से जीत कर ली है। 8,600 वोटों से बीजेपी यहाँ से विजय हो चुकी है। क्या माहौल वहां देखने को मिल रहा है, और कौन से वो मुद्दे रहे जिनकी वजह से बीजेपी ने जीत दर्ज की है? बहुत मुद्दे रहे यहाँ पे, जैसे बीजेपी ने कई वादे किए थे और बहुत से जैसे दिए हैं कि बीजेपी जो वादे अपने अभी तक किए थे और चलते हुए आई है, शायद उस पर बीजेपी यहाँ पे उन्होंने खिलाफ की है। चलिए, हम और भी आगे चर्चा करेंगे, और भी हमारे साथी कई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आलोक संजर ने क्या कुछ कहा है। तो वहीं भगवान दास सबनानी से भी स्वदेश न्यूज ने बातचीत की है। स्वदेश न्यूज इस वक्त बीजेपी ऑफिस में है और मेरे साथ इस वक्त पूर्व सांसद आलोक संजर जी हैं। क्या कहेंगे आलोक संजर जी, जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं अभी जो आज 5 के, उसमें लग रहा है 50-50 की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कर्म करने पे विश्वास रखता है। परिणाम तो अपने आप आते हैं। कभी कभी परिणाम कुछ हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं होते, लेकिन उसकी हम चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी कहा भी करते थे कि संगठन का जो निर्माण हुआ है वो सत्ता के लिए नहीं हुआ है, संगठन के लिए हुआ है। हमारा संगठन कैसे मजबूत हो, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के हमारा नेतृत्व और हम सब करते हैं। निश्चित रूप से परिणाम आए हैं, थोड़ा सा सेटबैक होता है, लेकिन उससे भी हर ठोकर से हम प्रेरणा लेते हैं। हर ठोकर हमको एक नई दिशा दिखाती है। कांग्रेस कुछ जगह जीत गई है, उसको लेकर बड़ी वो खुश हो रही है, लेकिन जिस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कभी वो प्रशासन पर लगाते हैं, लेकिन इस बार एक खुशी की बात यह है कि अभी तक कांग्रेस ने ईवीएम पर आरोप नहीं लगाया है। शायद शाम तक ना लगाएं या उसके बाद भी ना लगाएं, या लगा भी दें। लेकिन आपने जैसा कहा कि कांग्रेस खुशी मना रही, क्यों नहीं मनाएगी? देखिए, वो 0 से पहले मतगणना में 3 पे आ गई और अभी 1 तो आ गई है, उसके खाते में आ गई, तो कैसे खुशी नहीं बनाएगी? 0 से आगे बढ़ी है। हम लोग भी 0 से ही आगे बढ़े हैं, और आपके पास पूरा 16 का 16 था पिछले में। मैं इतिहास के पन्ने को पलटने की बात कह रहा हूँ, लेकिन शिखर पर पहुंचना, जितनी हम लोग जहां तक हम पहुंचे वहां कांग्रेस कभी नहीं पहुंची है। और यह सही, शिखर पर पहुंचना तो आसान होता है, ठहरना कठिन होता है, लेकिन उसके बाद भी हम शिखर पर दोबारा पहुंचेंगे। समय हमको बताएगा, समय हमारे अनुकूल है, जनता हमारे पक्ष में है। स्थानीय मुद्दे कुछ अलग होते हैं, जिस पर नगर निगम, नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, उन मुद्दों को लेकर जनता कभी कभी अपना मत बदलती है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की जो सेवा की नीति है, प्रधानमंत्री जी के जो काम है, शिवराज सिंह जी के यहाँ पे जो विकास कार्य, क्योंकि इस चुनाव में सिद्ध भी हुआ कि कांग्रेस ने जो बात कही थी कि वोट फॉर चेंज, और हम लोग बार बार कहते रहे वोट फॉर डेवलपमेंट, तो उसका अंतर तो सामने दिखाई देता है। क्या लग रहा है, ग्वालियर जबलपुर क्यों आप लोगों के हाथ से फिसल गया? मैंने कहा ना, इसके हार के कारणों पर चिंतन किया जाएगा। हमारे वरिष्ठ नेता अगर बैठेंगे, बहुत सारे कारण हैं। मैंने जो पूर्व में कहा कि स्थानीय भी कारण है, और यदि वहाँ भी देखा जाए तो जो जीते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी, कभी हमारे विधायक भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, उन्हीं की पत्नी जीती है। तो कुछ हमारी योजनाएं उनके पास पहले से मौजूद रही, इस कारण भी कुछ उनको प्लस हुआ होगा, लेकिन वस्तुतः भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। मैं कार्यकर्ताओं को और हमारे नेतृत्व को बधाई देता हूँ। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब चलते हैं हमारे सामने साथ, यहाँ पे भगवान दास सबनानी जी भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे सबनानी जी, कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट्स को?
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल परिषदों में लगातार खिला है, नगर पालिकाओं में खिला है। आज के जो परिणाम आ रहे हैं इसमें हम 2 नगर निगम सीधे सीधे जीत गए हैं, तीसरी नगर निगम में थोड़ा संघर्ष जारी है। और रही बात 2 जगह जहां हम नहीं जीत पाए हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद बन रही है, अर्थात जनता ने हमको भी जनादेश दिया है, हमको भी सेवा करने का उतना ही अवसर दिया है। पार्षद हमारे जिताए, बोर्ड हमारा बना है, लेकिन महापौर में कहीं अगर चूक हुई है, कहीं कोई चीज़ है तो उसका मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि ये सामूहिक नेतृत्व का मामला है और इस पर विचार करेंगे। क्योंकि 1-1.25 साल बाद हमको विधानसभा के चुनाव के लिए जाना है, तो हम अभी से उन कमियों को दूर करके आगे का युद्ध कैसे जीता जाए इसकी रणनीति बनाएं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आप कांग्रेस जो है 0 से आगे बढ़ गई है, आप लोग के पास पहले 16 के 16 था, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। नहीं, चिंता का विषय नहीं है, चिंतन का विषय है और इस पर जरूर हम चिंतन करेंगे कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थी, किन्हीं कारणों से अगर कहीं 19-20 हुआ है तो उन कारणों को ठीक करेंगे। जनता ने एक तरफा, कहीं ऐसा नहीं कि पूरा उनका परिषद भी बनाई है और उनका महापौर भी जिताया है। परिषद भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत करके आए हैं, अर्थात जनता ने हम भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, पार्षदों को जिताया है। कहीं अगर कहीं कोई बाकी चीज़ें हुई हैं तो हमारे विचार का विषय होगा और पार्टी नेतृत्व उस पर जरूर चिंतन करेगा। सांसद आलोक संजर जी को और भगवान दास सबनानी जी को, दोनों का मानना है कि जहां पे हार हुई है वहां पे आत्ममंथन की जरूरत है, चिंतन करेगी पार्टी, और जहां जीत हुई है वो जनता ने कमल का फूल खिलाया है। भोपाल से स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन संजीव के साथ मुक्ता पाठ। और चलिए देवास से इस वक्त की सीधी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने एक बड़े अंतर के साथ जीत दर्ज की है। 45,000 मतों के साथ जीत हासिल की है। देवास से बड़ी खबर आपको बता दें, 45,882 वोटों से गीता अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी गीता अग्रवाल ने बड़ी जीत दर्ज की है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विनोदनी को हराकर 45,882 वोटों से गीता अग्रवाल ने जीत दर्ज की है। देवास से हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवास से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ खबर अब निकलकर सामने आ रही है? माहौल कैसा वहां दिख रहा है? बड़ा जीत, बड़ा अंतर, बड़ी जीत के साथ यहां पर बीजेपी जीत कर आई है। कैसा माहौल बीजेपी के खेमे में है? देखिए, जो भी यहाँ पे बड़े चुनाव होते हैं वो यहाँ पे निश्चित तौर पे भाजपा ही जीतती है और बड़े अंतर से जीतती है। जैसे हमेशा की तरह होता आया है वैसे ही अभी भी हुआ है कि बड़े अंतर से जो है कि बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की। 45,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है। और बात की जाए है कि माहौल की, तो यहाँ पे बीजेपी के पास में जो है बीजेपी कार्यालय यहाँ पे, वहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है। जितने भी वार्ड थे यहाँ पर बीजेपी के वार्डों में अलग अलग जगहों पे जश्न मनाया जा रहा है और बीजेपी के लोगों में यहाँ उत्साह की लहर जो है कि दिखाई दे रही। ढोल नगाड़े यहाँ बज रहे हैं, यहाँ पे पटाखे फूट रहे हैं और जो है कि बड़ी खुशी बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम लोग यहाँ पे बना रहे हैं जी। लेकिन जिस तरह से माहौल जो बना, एकदम माहौल बना और इतना बड़ा माहौल बना, कांग्रेस को यहाँ पर क्या सोचने की अब जरूरत है? कहां कमी कांग्रेस में देखी गई? कांग्रेस पर लोग भरोसा क्यों नहीं जता पाए? देखिए, जो ये गढ़ रहा है ये बीजेपी का ही गढ़ रहा है और यहाँ पे जो है कि कांग्रेस से जीत पाना हमेशा से ही कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पिछड़ती रही है। और अब के जो चुनाव थे महापौर के, इसमें से कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि चतुर्कोणी मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे। वो जनता साइलेंट थी, इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे पिछले अपन ने बताया था। अब अगर जो बात की जाए तो बड़े अंतर से जो है कि जनता ने जो है कि कमल को देवास में खिलाया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब जो चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस के हारने का कारण ये भी है कि जो बीजेपी के सामने जो था, जो चेहरा था, वो कांग्रेस ने दमदार चेहरा उतारा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन रहा होगा। और जो कांग्रेस जो है किस पूरे मामले में मंथन करेगी। चलिए, धीरेन्द्र तिवारी रीवा से हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, रीवा की बात करें, कांग्रेस ने जो जीत दर्ज की, लेकिन अगर बीजेपी को लेकर बात करें तो तमाम बड़े बड़े चेहरे वहां पहुंचे, खुद मुख्यमंत्री भी प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे। क्या मुख्यमंत्री वहां बीजेपी के समर्थन में वोट नहीं जुटा पाए? क्या कुछ इसकी वजह रही? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 बार रीवा आए 2 दिन के अंदर और उन्होंने यहाँ पे रोड शो भी किया, लेकिन इसका कोई लाभ भाजपा प्रत्याशी को नहीं मिल पाया है।
खुद यहाँ पूर्व मंत्री राजेंद्र कुछ चुनाव को लीड कर रहे थे, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, उनके विकास के नाम पे यहाँ चुनाव लड़े जाते हैं, लेकिन उसका भी मतदाताओं पर कोई असर नहीं दिखा। और यहाँ पे चूंकि जैसा मैं बता रहा था कि कुछ चूक हुई है प्रत्याशी चयन को लेकर हुई है, और शुरू से ही भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, और जो उसके खिलाफ माहौल बना है और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो माहौल बना है वो लगातार अंतिम तक बरकरार रहा, और इसका परिणाम रहा कि एक अच्छे मार्जिन से कांग्रेस प्रत्याशी अजय मिश्रा बाबा ने चुनाव जीत लिया है। और 24 साल से जो लगातार यहाँ पर सत्ता पे काबिज थी बीजेपी, उसे बेदखल करके कब्जा कर लिया। लेकिन अगर धीरेन्द्र बात करें, जिस तरह से जो नगर निगम के चुनाव होते हैं या परिषद के चुनाव होते हैं, इन चुनावों में व्यक्तिगत व्यवहार भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो क्या कांग्रेस के यहाँ जो प्रत्याशी रहे उनका व्यक्तिगत लोगों के साथ मेलजोल ठीक रहा, और क्या बीजेपी के साथ ऐसी स्थिति नहीं बनी? जी हाँ, ये एक बड़ा अंतर था, क्योंकि बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो जनता सीधे तौर पर जुड़े नहीं थे, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जन बाबा वो लगातार पिछले 3 बार से पार्षद थे, और इसके अलावा उनका नेता प्रतिपक्ष जनता की समस्याओं को लेकर लगातार मुकर रहते थे, और जनता से उनका सीधा जुड़ाव था। जिले में शहर में ऐसे कोई वार्ड नहीं जहाँ न पहुंचता हूँ, लोग उन्हें न जानते हैं, और इसका सीधा लाभ कांग्रेस पार्टी को मिला। चलिए अमन, मुरैना को लेकर बात करें। मुरैना में किस तरह की रणनीति ये तैयार की गई? चूंकि बीजेपी को एक बड़ा झटके के तौर पर मुरैना से देखा जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां से, चूंकि आपने पहले ही कहा, और बीडी शर्मा का भी संबंध मुरैना से है क्योंकि वो जौरा के रहने वाले हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से हैं। एक बड़ा प्रभाव वहां पर, बड़ा प्रेशर बीजेपी पर भी था, क्योंकि ग्वालियर हारना और फिर मुरैना हारना, कितना इससे नुकसान बीजेपी को आने वाले चुनावों में हो सकता है? अमन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी साख दांव पर लगी थी। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये दिखा रही थी कि मुरैना जो है अगर महापौर पद से चूक जाता है और कांग्रेस अगर चुन लेते हैं आप लोग, तो विकास से छूट जाएगा। ये हर उनके में स्पष्ट तौर पर नहीं पर धीमी गति से नजर आ रहा था, पर उसका जवाब लोगों ने दिया, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को आगे लाकर ये बता दिया कि हम विकास चुनना जानते हैं, हम इतना समझते हैं कि कैसे हमारा विकास होगा और कौन सी पार्टी हमारे विकास के लिए अब काम कर सकती है। और सीधे तौर पर साथ की बात कही जाए तो केंद्रीय जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय मंत्री, उनके जो समर्थक हैं यहाँ पर 3-3 की दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री हैं, एदम सिंह कंसाना, रघुराज सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, तमाम सारे ऐसे नेता थे जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम घूम कर ये बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, परंतु लोगों ने ये बिल्कुल एक तरफा रखते हुए और ये बता दिया कि कांग्रेस विकास कर सकती है, क्योंकि अब की बार कांग्रेस को मौका देना है। और यह वही चंबल अंचल है, ये पूर्व में भी दिखा चुका है कई बार कि बदलाव किस तरीके से किया जाता है, और वह आज दिखा दिया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मतदाताओं की जीत है और नगर निगम में विकास की जीत है, विकास चाहता है मतदाता। बिल्कुल, और ये चंबल क्षेत्र ही था जिसने कांग्रेस की सरकार को बदलकर रख दिया था, बीजेपी को स्थापित किया था, और फिर एक बार बीजेपी को यहाँ पर झटका दिया है, खासकर ग्वालियर और मुरैना से। यह ट्रिपल इंजन को लेकर भी बात अमन देखी जा रही थी। आमतौर पर जो बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार करने के लिए बीजेपी के पहुंच रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, केंद्र में बीजेपी, राज्य में बीजेपी, और आपके नगर निगम में भी बीजेपी आप लाइए। क्या ट्रिपल इंजन का फॉर्मूला यहाँ फेल हो गया? निश्चित तौर पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि ट्रिपल इंजन जो चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो बिल्कुल खत्म हो गया और फेल हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बता रही थी कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, साथ साथ नगर निगम में उन्होंने राज किया है और वे अच्छे से शासन करेंगे और विकास करेंगे। पर लोगों की जो बात थी, लोगों एक बार जो यहाँ की जनता थी 4500 वार्डों की, वो इस बात पर अटल थी कि आपने पिछले बार हमने आपको मौका दिया और आपने विकास नहीं किया, अब ये बातें नहीं चलेंगी। पति भी माने जाते हैं अनिल गोयल उर्फ अल्ली, वो 22 साल के आयुष अग्रवाल से हारे हैं। और देखा जाए तो ये आयुष अग्रवाल का जो टिकट था, इसमें कई कांग्रेस नेताओं ने उस समय कहा था कि ये टिकट ठीक नहीं हो रहा है, एक युवा को टिकट देना बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि बड़ी सीट थी, हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है सीट। बावजूद इसके आयुष अग्रवाल ने बड़े अंतर से करीब 1400 से 1500 मतों से अल्ली गोयल जो सभापति है और मुरैना के नामी ग्रामीण उद्योगपति है, उनको हरा दिया। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का हाथ माना जाता है, और उन्हीं के दम पर अल्ली गोयल हमेशा चुनाव लड़ते आए। उनकी कैंपेन नरेंद्र सिंह तोमर ने जा जाकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले
22 साल के लड़के से, कांग्रेस के एक प्रत्याशी से हार गए। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव का समय था और बदलाव के समय ने ये बता दिया कि निश्चित तौर पर जनता जब चाहती है तो बड़े बड़े जो सूरमा है, बड़े बड़े धुरंधर है, उनको धराशायी कर देती है। भागीरथ। और बिल्कुल, और जिस तरह से 2023 के चुनावों से पहले इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर दोनों पार्टियां लेकर चल रही थी, कितना कुछ बदलाव इसमें देखने को मिला है। बीजेपी 16 से 9 पर आ गई है, कांग्रेस 0 से लेकर 5 पर पहुंच गई है। निर्दलियों ने भी यहां पर अपना बाजी मारते हुए दिखाई दिए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी की हम बात करें कटनी से। शाहिद, आने वाले चुनावों में क्या कुछ स्थितियां बदल सकती हैं? क्या कुछ पार्टियों को अब संशोधन करने की, मंथन करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा शाहू आपको कि बिल्कुल पार्टी को मंथन और चिंतन करने की यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पे बीजेपी काबिज रही है और हमेशा से यहाँ पे कांग्रेस हारती रही। महापौर की बात करें तो महापौर पहले रहे कांग्रेस से, लेकिन अभी भी जो है कि कांग्रेस की महापौर यहाँ पे जीती है। तो चिंता और मंथन करने की दोनों की आवश्यकता है। अगर बात की जाए सबसे चिंता करने की बात यह है कि बीजेपी में जिस तरह से चुनाव हुआ था, तो चुनाव प्रचार में बीजेपी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो कोई सा भी मौका उन्होंने नहीं गवाया। चाहे शिवराज सिंह चौहान को देवास बुलाना हो या चाहे डी शर्मा जो इनके अध्यक्ष हैं उनको यहाँ बुलाना हो। बीजेपी कोई भी जो भी गद्दावर नेता है, कोई भी जो नेता है यहाँ बीजेपी देवास बुलाने से नहीं चुकी। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो है कि कमलनाथ ही यहाँ पर पहुंचे थे प्रचार के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में भी जो है कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ी है, तो उनको आत्म मंथन करने की सख्त आवश्यकता तक आने वाले चुनाव के जो परिणाम है कम से कम वो उनके पक्ष में जा सकें। जी चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र तिवारी भी बने हुए हैं। धीरेन्द्र, आगामी चुनावों को लेकर जो तैयारियां की जा रही थी और ये माना जा रहा था कि अभी से एक बिसात बिछाई जाएगी और उसी के आधार पर 2023 की दशा और दिशा तय होगी, ये जो नतीजे आए हैं आने वाले चुनावों में कितना प्रभाव डाल सकते हैं और बीजेपी की चिंताएं रीवा से कितनी बढ़ सकती हैं? ये हम आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इस चुनाव को, नगर निगम चुनाव को और पंचायत चुनाव को 2023 के पहले सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। और जिस तरह से रीवा में भाजपा को झटका लगा है, 24 साल बाद ये सीट चली गई, और उसके अलावा पंचायत चुनाव में भाजपा ने जिसको भी व्यक्तित्व किया उसकी जमानत जब्त हो गई, बुरी तरह चुनाव हारे। यहाँ विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे राहुल गौतम चुनाव हार गए हैं। वर्तमान विधायक जो पंचूलाल हैं, उनकी बीवी पूर्व विधायक पन्नाबाई प्रजापति वो बुरी तरह चुनाव हार गई हैं। और 32 में से केवल 4 भाजपा समर्थित प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। तो भाजपा की कितनी दुर्गति हुई है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ भाजपा में काफी आक्रोश है और उसी का परिणाम है कि जनता इस तरह के फैसले दे रही है। और भाजपा में जो गुटबाजी बढ़ रही है, जिले में सत्ता और संगठन बिल्कुल तालमेल नहीं हो रहा है और सबकी अलग अलग डकरी और अलग अलग राज। बिल्कुल धीरेन्द्र, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल जीतना बड़ा जरूरी होता है। पूर्वांचल पर अगर आप जीत हासिल कर लेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की गद्दी मिल जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में बिंद पर अगर आपका कब्जा नहीं रहा, बिंद पर आपकी ढील हो गई तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धीरेन्द्र, अगर आने वाले चुनावों में स्थितियां देखी जाए तो क्या कैंडिडेट अब मेन रहेगा या फिर सिर्फ पार्टी का चुनाव चिन्ह वहां पर काम कर जाएगा? नहीं, बिंद में ये हाल नहीं रहे। हम आपको बता दें, बिंद शुरू से समाजवादियों का कर रहा है। जब पूरे देश में सन 52 से लेकर कांग्रेस पार्टी के नाम से लोग चुनाव जीत जाया करते थे, किसी में चुनाव जीत जाया करते थे, तो यहाँ समाजवादी पार्टी के कई लोग चुनाव जीते थे और कांग्रेस उस पर भी चुनाव हारती रही है। तो यहाँ पे क्या है कि व्यक्तिगत तौर पे प्रत्याशियों को चयन किया जाता है, जो योग्य होता है उसको वोटिंग की जाती है। और जिस मुकाबले में कोई भी दल ना रहे कि उसके चुनाव चिन्ह के नाम पे यहाँ जनता वोट देगी और चुनाव निकाले जाएंगे। तो कुल मिला के अगर प्रत्याशी चयन में कोई भूल हुई तो परिणाम इसी तरह से होंगे। और इसके पहले भी जो कांग्रेस के हाल हुआ है, जो यहाँ पे कांग्रेस पिछड़ी है, अभी तक जो कांग्रेस का पतन हुआ है, उसका एक प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी चयन गलत करती है या इतनी देरी से करती है कि उन्हें तैयारी करने कोई मौका नहीं मिल पाता। तो अगर कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, उन्हें प्रत्याशी चयन में सावधानी बरती तो परिणाम उनके अनुकूल होंगे, अन्यथा इसी तरह के परिणाम सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। धीरेन्द्र, शैलेंद्र पारे, शाहिद खान, अमन सक्सेना
और तमाम आपने जानकारियां दी, अपडेट दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज के जो दूसरे परिणाम रहे, दूसरे चरण के जो परिणाम रहे, वो 50-50 रहे। 2 सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं, 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो वहीं एक पार्टी निर्दलीय के खाते में गई है, जहां से कटनी से निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। बड़ा अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट, तथ्यों के साथ अपडेट, एक एक पल की जानकारी स्वदेश न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें जीत दर्ज की हैं। दूसरे हम ये फेज की बात कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने भी यहां पर 2 सीट पर जीत दर्ज की है। बड़ा बराबरी का मुकाबला रहा। चलिए, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है गृह मंत्री ने, आइए पहले वो सुन लेते हैं। नहीं, नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में ही कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। क्लीन स्वीप भाजपा फिर कर रही है। पिछली बार भी 86 में से 67 पे नगर पंचायत में और 36 में से 27 पे नगर पालिकाओं में। इनकी कुल 4 आई थी नगर पालिका, 8 आई थी नगर पंचायत। उससे भी ज़्यादा खराब हालत इस बार कांग्रेस की है। जहाँ तक नगर निगमों का सवाल है, 2 में कांग्रेस आगे चल रही है, 2 में भाजपा आगे चल रही है। ये शुरुआती रुझान है, 1 पे निर्दलीय आगे चल रहा है। लेकिन जहाँ कांग्रेस आगे चल रही है, वहाँ भाजपा के बहुमत की ओर बढ़ रही है। पार्षदों में हम आगे हैं, चारों तरफ फिर भाजपा फिर। निकाय चुनाव के परिणामों पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि खुरई की तीनों ही नगर पंचायतों में भाजपा का दबदबा रहा है। खुरई विधानसभा में 45 वार्डों पर जीत दर्ज की है, तो पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा सीटें जीती हैं, ऐसा भूपेंद्र सिंह ने कहा है। 31 नगर परिषदों में से 25 में से अब तक भाजपा ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अच्छे बहुमत के साथ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा भूपेंद्र सिंह। सभी स्थानों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं। अभी तक जो परिणाम घोषित हुए हैं उसमें 54 नगर परिषदों के परिणाम घोषित हो गए हैं और 54 नगर परिषदों में से 48 नगर परिषदों में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त कर ली है। 11 नगर पालिकाओं के परिणाम घोषित हो गए हैं, उसमें से 9 में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत के साथ विजय प्राप्त की है और बाकी भी पूरे प्रदेश में जो सब जगह से रुझान आ रहे हैं, सभी जगह कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो आज दूसरे चरण के नतीजे रहे। दूसरे चरण के नतीजों पर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी एक बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। 80 से 85 पार्षद बीजेपी चुनाव जीत कर आ रही है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हार के जो कारण हैं उन पर भी समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, परिणाम आने दीजिए नगर निगम चाहे नगर पालिकाओं में, अब देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चुनाव जीत कर आ रहे हैं। मैक्सिमम परसेंट जो है 80 से 85% पार्षद जनादेश, चाहे वो नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे नगर निगम में हो। अब कहीं मेयर पे 1-2 जगह अगर हम पीछे हैं तो उस पर निश्चित रूप से हम चिंतन करेंगे, समीक्षा करेंगे। क्या नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान हो चुका है और मतगणना भी हो चुकी है और आज जिस तरह से जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं वो बराबरी के नतीजे रहे हैं, जहां पर 2 बीजेपी ने जीत दर्ज की है, 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी विजय हुए हैं। तो चलिए, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, दोनों बातें हैं। हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे, अगर लेकिन फिर भी लोकतंत्र में कोई बात होती है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम अपनी अपनी बात कह देते हैं, जनता पे परिणाम छोड़ देते, फिर जनता जो करती है उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से हमारा संगठन भी विश्लेषण करेगा। कांग्रेस में आत्ममूल्यांकन करे। कांग्रेस के अगर मैं आज पार्षदों की संख्या देख रहा हूँ तो आज भी कांग्रेस 1/3 से भी नीचे आ रही है।
तो कांग्रेस अगर छिंदवाड़ा में अगर अपनी नगर पालिका खो रही है तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही। चुनाव अगर हारते हैं तो हमारा संगठन आत्मविश्लेषण करेगा, ऐसी बात भी उन्होंने साफ तौर पर कही है। तो शहर सरकार में लगातार हम आप तक आज पूरा अपडेट आप तक को दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको ये अपडेट बता दें कि जहां पर आज 5 नगर निगम चुनावों की मतगणना हुई, इन 5 नगर निगम के चुनावों की मतगणना में 2 सीटें बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, 2 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो वहीं 1 सीट जो है वो सीधे सीधे निर्दलीय के खाते में गई है। तो आज का जो चुनाव का जो नतीजे रहे, उन चुनाव के नतीजों में बड़े उलटफेर भी देखने को मिले। मुरैना को लेकर अगर बात करें, जिस तरह से ग्वालियर से बीजेपी ने एक बड़ी सीट खोई और उसके बाद से ये माना जा रहा था कि शायद मुरैना को बीजेपी बचा लेगी, लेकिन आज जब नतीजे आए तो बड़े चौंकाने वाले रहे, जहां मुरैना पर भी अब कांग्रेस ने कब्जा कर लिया है। कई सारे यहां पर मिथक तोड़े गए हैं। बड़ी जीत यहां पर कांग्रेस ने दर्ज की है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी जीती हैं। कटनी में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 5 नगर निगम की तस्वीरें पूरी तरह से अब साफ हो चुकी हैं। हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। बीजेपी 2, कांग्रेस 2 और अदर पर 1 पार्टी। तो अब 5 नगर निगम के नतीजे साफ तौर पर आ चुके हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी सूरी जीती हैं। मुरैना से कांग्रेस की प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। रीवा से भी कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो वहीं आपको बता दें कि रतलाम से बीजेपी जीती है, खंडवा से बीजेपी जीती है, देवास से बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो देवास रतलाम में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कर ली। तो वहीं कटनी में निर्दलीय प्रत्याशी प्रीति सूरी ने जीत दर्ज की है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, आज दूसरे चरण की मतगणना की जा रही थी, जिसमें नतीजे लगभग सब साफ हो चुके हैं। तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी है। बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने भी 2 सीटों पर बाजी मारी है। तो वहीं एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। तो पूरे 16 नगर निगमों के नतीजे साफ तौर पर आ चुके हैं, जहां पर बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं 5 सीटों पर कांग्रेस ने भी बाजी मार ली है। 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई है, तो वहीं 1 सीट निर्दलीय के हिस्से में गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि ना उनको कुछ खोने का डर था और ना पाने का गम था, और उन्होंने शून्य से अपनी शुरुआत की, 5 सीटों पर विजय हासिल की। बीजेपी के पास 16 नगर निगमों पर कब्जा था, जहां बीजेपी अब 9 पर सिमट कर रह गई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अब एंट्री कर ली है। 1 सीट आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। तो वहीं कटनी से एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज की है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।